Hello everyone, how are you? Hope you fine and safe. Today our topic is formation of or registration of cooperative society. Formation of cooperative society और registration of cooperative society. तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, और इस वीडियो में हम करेंगे कैसे उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, कैसे उसको संभालने वाले पर्सन कौन कौन हो सकते हैं, या हम कह सकते हैं कौन कौन उसको संभालता है, कैसे उसको संभाला जाता है, और साथ ही साथ ऑफिस बीरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन है, डिफरेंस क्या है हमारा सोसाइटी एंड पार्टनरशिप में, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप में, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। करते हैं स्टार्ट। फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी कम अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। जो भी रजिस्ट्रेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर किया जाता है। कुछ एक्सेप्शनल हैं जो कि इसके अंडर नहीं कराते हैं रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से हैं? ये जो स्टेट हैं वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये जो हमारे हैं वो क्या है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। उनकी अपनी सोसाइटी एक्ट है, वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन कराते हैं। एवरी स्टेट हैज ए रजिस्ट्रार फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हर स्टेट में एक रजिस्ट्रार होता है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करने के लिए बनाया गया है। दोज हु वांट टू एस्टेब्लिश ए कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द कंसर्न्ड रजिस्टर। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है कि इसमें हर स्टेट में रजिस्ट्रार होता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कराता है। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड करना चाहता है, एस्टेब्लिश करना चाहता है, उसको पहले रजिस्ट्रार के पास एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करानी होती है, और एप्लीकेशन के साथ उसको ये फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये पीसीज जो है लगाने पड़ते हैं। क्या पीसीज हैं वो? सबसे पहले है द नेम ऑफ द प्रपोज सोसाइटी, मीन्स उसको ये जो इन्फॉर्मेशन है वो भरनी पड़ती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, नेम ऑफ द प्रपोज्ड एक्टिव सोसाइटी। आपने सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या नाम रखना है, उसका नेम आपको बताना होगा। सेकंड आपका है क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रपोज सोसाइटी। जो भी सोसाइटी आप बना रहे हैं उसका पर्पज क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए बनाई गई है वो। इसके साथ साथ हमको अपनी कैपिटल बतानी पड़ती है, जिसमें शेयर कैपिटल आती है। कंपनी जो सोसाइटी के मेंबर हैं उनके नाम बताने पड़ते हैं। सोसाइटी की क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर उनके मेंबर्स की क्या अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज रहेंगी वो बतानी पड़ती हैं। साथ ही साथ मेंबर जो हैं वो कितने टाइम तक जो है इसमें रहेंगे, हमको वो बताना होता है। देखते हैं वो नेक्स्ट पेज भी हमारा। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमको डिटेल जो है इसकी गिवन है। तो यहाँ देखें द डिटेल ऑफ द शेयर कैपिटल, कितनी कैपिटल जो है वो लगाई जाएगी उसके बारे में पूरा विवरण देंगे आप। इसके साथ साथ द राइट, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, मेंबर की क्या राइट, क्या ड्यूटीज, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो बताएंगे आप यहाँ। उसके साथ साथ हम कहेंगे कि मेथड ऑफ बिकमिंग ए
मेंबर, एक मेंबर बनाने के लिए क्या मेथड जो है यूज किया जाएगा, किस तरीके से मेंबर बनाए जाएंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है नेम एंड एड्रेस ऑफ मिनिमम 10 मेंबर्स, जो भी हमारे मेंबर्स हैं उसमें से कम 10 के नाम और एड्रेस जो है वो फुल वहां पर लिखवाना होगा। और रूल ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के रूल्स क्या हैं उसको भी बताना होगा। इफ द रजिस्ट्रार फील्स satisfied by the information given in the application form, then the cooperative society gets registered. अगर पर्सन जो रजिस्ट्रार है वो सारी इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है, तो वो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर्ड कर देता है। तो रजिस्टर करने के बाद क्या होगा, आपको एक सेपरेट लीगल एंटिटी जो है वो मिल जाती है। मींस पर्सन को बिजनेस करने का राइट जो है वो अलग से मिल जाता है। इन अदर वर्ड्स द सोसाइटी गेट द राइट ऑफ हैविंग एसेट्स इन इट्स नेम, डूइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइलिंग सूट अगेंस्ट अदर। तो इस अगर जब पर्सन को अपने नाम मिल जाता है, सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके नेम से। और साथ ही साथ कोई केस है या कोई भी किसी के अगेंस्ट कोई केस करना है तो वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने नाम से कर सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ऑफिस बीरर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। Some office bearer are selected by the member for the smooth running of the cooperative society. These are the following. कौन कौन से इसके पर्सन होंगे और जो मेंबर्स के द्वारा सिलेक्ट किए गए होंगे और जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने में या उसको रनिंग में जो है हेल्प करेंगे। फर्स्ट हमारा है प्रेसिडेंट, जो उसका प्रधान हम कह सकते हैं, कौन होगा। वाइस प्रेसिडेंट, उप प्रधान, सेक्रेटरी और ट्रेजरी। ट्रेजर क्या होता है, ट्रेजरर जो होता है वो जो भी हमारी ट्रेजरी है, हमारी खजाने हैं, मतलब कि कैशियर जगह हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे अमाउंट जितनी भी आती है उसको संभालने का काम करता है। ऑफिस बीरर आर सेलेक्टेड जनरली आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। तो ये कहता है कि जो ये पर्सन है मेंबर, उनको हर बार 2 साल के बाद फिर से दोबारा जो है सिलेक्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं बन सकते हैं, लेकिन हर 2 साल के बाद दोबारा सिलेक्ट होंगे। उनमें से कुछ वही भी हो सकते हैं, दोबारा बन सकते हैं और आगे वो चेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड पार्टनरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप में डिफरेंस यहाँ देखेंगे। आपको सबसे पहले तो पता चली गया होगा कि इसके जो एक्ट है वो आपको याद होगा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर कराया गया है और इसको 1912 के अंदर कराया गया है। इसमें एक्सेप्शनल केस है कि असम, बिहार और जो ये हमारे उड़ीसा है, बंगाल है, चेन्नई है, तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन जो है उस एक्ट के अंदर नहीं होता है। तो अब यहाँ सबसे पहले एक्ट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो इट इज एस्टैब्लिश अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड द रेलिवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किस में किया जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर किया जाएगा जो कि 1912 में एस्टेब्लिश हुआ। और जो बाकी कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इसके अंदर नहीं कराते हैं, उनका अलग कोऑपरेटिव रेलिवेंट उनसे रिलेटेड जो है अलग कोऑपरेटिव स्टेट एक्ट, सोसाइटी एक्ट जो है वो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। पार्टनरशिप में क्या है, पहला नंबर तो पार्टनरशिप को करवाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर फिर भी पर्सन चाहता है अपने बिजनेस को कंट्रोल में रखने के लिए कुछ भी, तो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर कराता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है रजिस्ट्रेशन, किसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इट्स रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, बट इसका तो अभी बताया मैंने कि कंपलसरी नहीं है, अपनी मर्जी से पर्सन करा सकता है। थर्ड हमारा पॉइंट है म्यूचुअल प्रॉफिट। म्यूचुअल प्रॉफिट में क्या कहता है, अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स नॉन मेंबर ऑल्सो गेट benefit from it, such as non-member can purchase goods from the consumers cooperative societies। तो इसके साथ साथ इसके जो नॉन मेंबर हो, बाहर के व्यक्ति होते हैं, वो भी इसका बेनिफिट जो है वो लेते हैं, क्योंकि ये जो है
सभी को परचेज सेल का काम जो है वो सभी के साथ करेगी, तो सस्ते रेट पर ये जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए बनाई जाती है। तो इसमें बाहर के पर्सन्स को भी, जो मेंबर नहीं है उनको भी जो है इसका बेनिफिट मिलता है। और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, इट्स बेनिफिट इज कन्फाइंड टू द पार्टनर्स ओनली। इसका बेनिफिट जो है ओनली पार्टनर्स को ही मिलता है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स का ही होगा। फोर्थ हमारा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू दोज हु आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड। इनका मेन पर्पज क्या होता है, वो सब व्यक्ति मिलकर काम करें जो अकेले नहीं कर पाते हैं, उनकी हेल्प से सब मिलकर जो है कुछ इकट्ठे काम करते हैं, वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव है। लेकिन इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज तो क्या है, बिजनेस करना है और उससे प्रॉफिट अर्न करना है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है नंबर ऑफ मेंबर। इसमें कम से कम मिनिमम जो है वो 10 मेंबर होते हैं और उसमें मिनिमम 2 मेंबर होते हैं। मैक्सिमम इसमें 100 मेंबर होते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, हमारे क्रेडिट सोसाइटी के अंदर, इन केस ऑफ क्रेडिट सोसाइटी नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ क्रेडिट सोसाइटी के अंदर तो 100 मेंबर हैं, लेकिन जो अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी जो है कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं। मींस कोई लिमिट में नहीं बांधा है उसको कि इतने मेंबर हों। सिर्फ जहां क्रेडिट सोसाइटी की बात है सिर्फ वहां पर 100 मेंबर होंगे। और बैंकिंग बिजनेस में पार्टनरशिप के केस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 होंगे, और जनरल बिजनेस में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20 होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी है उसमें कम से कम 10 मेंबर, और ज्यादा से ज्यादा तो लिमिट नहीं है। लेकिन एक एक्सेप्शन केस है, क्या, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जिसके अंदर 100 मेंबर्स होंगे। और बैंकिंग बिजनेस में और पार्टनरशिप बिजनेस में हम जब बात करें, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे जनरल का हो, मिनिमम जो है वो 2 होंगे और मैक्सिमम बैंकिंग में 10 और अदर बिजनेस में 20। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, नेक्स्ट पेज पर करते हैं हम। टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यहां आप देख सकते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, क्रिएटर कौन है, क्रिएटर वो होंगे जो कि कंज्यूमर्स ही हैं, जो कि ट्रेडर्स और ब्रोकर से जो है शोषित हो चुके हैं, एक्सप्लॉयटेशन करा चुके हैं अपना, तो इस वजह से वो उसे छुटकारा पाने के लिए हम कह सकते हैं कि वो यहाँ पर क्रिएटर है। सेकंड हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मिडिल मैन को एलिमिनेट करना। सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, इंश्योरिंग द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स की सप्लाई जो है वो लगातार करते रहना। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जब भी प्राइस जो है अप होते हैं तो चीजों को या गुड्स को सेल करने के लिए मार्केट में पहुंचा देते हैं। जब प्राइस डाउन हो जाते हैं तो वो चीजें जो है स्टोर में रख लेते हैं, काला बाजारी कह सकते हैं हम, या फिर होर्डिंग कह सकते हैं, जो प्रॉफिटियरिंग के लिए, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती हैं। तो वो उस वजह से सप्लाई को रोक देते हैं। तो ये क्या करेंगे, सप्लाई को लगातार करने के लिए कंटिन्यूसली सप्लाई कांस्टेंट वे में होती रहे। तो इसके लिए इनका मेन पर्पज यही रहता है, ताकि लोगों को शोषित ना किया जाए। इनका पर्पज ही क्या है, सोसाइटी का वेलफेयर करना। थर्ड हमारा पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। तो रीजनेबल प्राइस पर जो गुड्स हैं अच्छी क्वालिटी की प्रोवाइड करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है, बेसिक फंक्शन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है परचेजिंग गुड्स इन बल्क फ्रॉम द प्रोड्यूसर और होलसेलर। होलसेलर से या प्रोड्यूसर से ज्यादा मात्रा में गुड्स को लाना
और किसको देना, अपने मेंबर्स को सेल करना। अब मेंबर जितना परचेज करेंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही करेंगे, सारा का सारा तो नहीं परचेज करेंगे, तो छोटी छोटी मात्राओं में सेल करना और बड़ी बड़ी मात्राओं में परचेज करना, इनका यही फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा आता है अदर फीचर्स। इससे क्या है, नॉन मेंबर कैन ऑल्सो बाय द गुड्स। जो नॉन मेंबर होते हैं वो भी क्या है, गुड्स को परचेज करते हैं। सेकेंड हमारा आता है मेंबर्स आर गिवन प्रायोरिटी इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड्स। जब भी गुड्स की कमी होगी, शॉर्टेज होगी, तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, मेंबर्स को, वही परचेज कर सकते हैं हमसे। थर्ड पॉइंट क्या है, समटाइम मेंबर आर गिवन स्पेशल डिस्काउंट, और कई बार किसी केसेस में मेंबर्स को स्पेशल डिस्काउंट भी जो है वो दिया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है मेंबर आर गिवन बोनस एंड शेयर इन प्रॉफिट इन प्रोपोर्शनेट टू देयर परचेज एंड इन्वेस्टमेंट रिस्पेक्टिवली। तो मेंबर्स जो है उनको बोनस भी मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कैपिटल लगाई है, कुछ पैसा जो है वो लगाया है, उसमें परचेज करने में भी उनका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बेस पर भी क्या है उनको बोनस जो है वो मिल सकता है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है क्या, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, सबसे पहले हमारा पॉइंट है इसमें स्मॉल प्रोड्यूसर हु फेस डिफिकल्टीज इन अटेनिंग मटेरियल एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। गुड्स को देखो, प्रोड्यूस करने वाला क्या है, उसने प्रोडक्शन कर दिया, लेकिन अब उसको सेल करने में जो है प्रॉब्लम हो रही है, या फिर उसको गुड्स को अटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है, मींस रॉ मटेरियल या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो परचेज और सेल करने में दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। उसको परचेज करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, और जो प्रोडक्शन करने के बाद वो प्रोडक्ट बनाता है वो भी सेल करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके वो पर्सन जो है अपनी एक सोसाइटी बना लेते हैं जो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से जानी जाती है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग मटेरियल एंड हेल्प इन द सेल ऑफ गुड्स। तो जो भी सेल करने के लिए प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को भी और फिनिश गुड्स को भी सेल करने में और परचेज करने में जो है हेल्प मिलती है इनकी। थर्ड पॉइंट हमारा है इसमें बेसिक फंक्शन का। वो क्या कहता है, इसके मेंबर जो होंगे वो क्या काम करेंगे, उनका फंक्शन जो है वो परचेजिंग और सेलिंग का है। तो उनके मेंबर्स के द्वारा जो है रॉ मटेरियल, हम कह सकते हैं कि जो भी गुड्स हैं, रॉ मटेरियल है, मशीनें हैं, वो सब जो है परचेज किया जाता है, और सेल क्या किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, वो जो माल जो बन चुका फिनिश गुड्स है उसको सेल किया जाता है। लास्ट पॉइंट हमारा अदर फीचर्स का है, रिलीव प्रोड्यूसर फ्रॉम अदर बर्डन सो दैट दे कैन कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। वो ये कहता है कि इसमें जो पर्सन होते हैं वो क्या करेंगे, अपने प्रोडक्शन की जो मटेरियल है उसको मैनेज करेंगे, और सेल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके ऊपर जो है अपना पूरा कंसंट्रेट करेंगे, उनके ऊपर पूरा फोकस करेंगे, जिससे प्रोड्यूसर को रिलीव मिले, प्रोड्यूसर जो है अपने आप को रिलीव कर सके। तो वो सारी प्रोडक्शन एक्टिविटी में वो हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है थर्ड, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में आप देखेंगे कौन पर्सन होंगे, ऐसे आर्टिशियन, ऐसे पर्सन जो कि हम कह सकते हैं कि स्मॉल लेवल पर, स्मॉल प्रोड्यूसर जिसको शिल्पकार भी कहते हैं, या आर्टिशियन हु फेस डिफिकल्टी इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट एट हैंडसम प्रॉफिट सिंगल हैंडली। अपने प्रोडक्ट को, अपने कोई पर्सन है जिसने आर्ट से कोई पेंटिंग बनाई या कुछ भी बनाया, तो वो जो है उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं या उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्या करेंगे, कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी बना लेंगे, जिसमें उनका पर्पज क्या होगा, प्रोवाइडिंग रेगुलर मार्केट टू द मेंबर, प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द मेंबर फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडल मैन। वही कि मिडल मैन जो उनके साथ एक्सप्लॉयट कर रहे हैं उनसे बचना, और साथ ही साथ अपने जो प्रोडक्ट उन्होंने बनाए हैं उसके लिए रेगुलर मार्केट जो है वो तैयार करना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेसिक फंक्शन का। तो इसमें क्या फंक्शन होंगे, क्या काम करेंगे, वो जो भी गुड्स कलेक्ट करेंगे, वो जो बनाई गई गुड्स है उनको कलेक्ट करेंगे, उसके मेंबर के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा और सेल भी किया जाएगा, और जो भी प्राइस होंगे वो रिजनेबल रखे जाएंगे, और टेकिंग केयर ऑफ मल प्रैक्टिस ड्यूरिंग मे डील ट्रेड डील लाइक चेकिंग फ्रॉड इन अकाउंट्स एंड यूजिंग फॉल्स वेट। तो यहाँ पर ये भी चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग जो है गलत तरीके अपनाते हैं, जैसे कि कम नापना, कम तोलना, या अकाउंट्स में गड़बड़ कर देनी, तो ये उससे भी जो है उसको बचाएंगे। नेक्स्ट जो है अदर फीचर्स में, इट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ
बार्गेनिंग एंड ऑल्सो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर्स। तो ये क्या करेंगे कि इंक्रीज कर देते हैं कैपेसिटी बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी करना, जिसमें क्या है ज्यादा से ज्यादा रेट पर भी बेचा जा सकता है और जहां कम बेचने की जरूरत होती है तो वहां कम भी बेचा जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है इट हेल्प इन मेकिंग अरेंजमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग रिसर्च फॉर द मेंबर्स। ये क्या करते हैं, कभी कभी जो है ये काम भी करते हैं जिससे ट्रांसपोर्ट करने में, वेयर हाउसिंग करने में, या हम कहें मार्केटिंग रिसर्च में, पैकिंग में भी इनकी फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। इनको जो है इनके द्वारा जो है वो फैसिलिटीज दी जाती हैं इन सब चीज की। थर्ड हमारा पॉइंट आता है क्या, सॉरी फोर्थ पॉइंट हमारा आएगा आफ्टर डिडक्टिंग। बुक्स में गलत है, थर्ड पॉइंट लिख रखा है लेकिन होना फोर्थ, थर्ड ही होगा। आफ्टर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस एंड रिजर्व फ्रॉम द टोटल सेल दे डिस्ट्रीब्यूट द रिमेनिंग अमाउंट टू द मेंबर इन प्रोपोर्शनेट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो वही कहते हैं कि जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसको जो है सभी मेंबर्स में उनके जो मटेरियल उनका था, जो प्रोपोर्शनेट जो कंट्रीब्यूशन उनका था उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है जब भी सारे खर्चे और सारी इनकम्स को निकाल लिया जाता है। तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट हमारा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का। चलो देखते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में इसका जो हमारे क्रिएटर है, इसको बनाने वाले कौन है, जनरल पर्सन हु हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स। जो वो पर्सन जिनके पास कम फाइनेंशियल रिसोर्स हैं और वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे मिलकर जो है कुछ कमाया जा सके और कोई ऐसा काम किया जा सके जो वो काम अकेले नहीं कर सकते हैं, और जो है थोड़ा थोड़ा फाइनेंस उनके पास है, वो लोगों को फाइनेंस जो है प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू हेल्प द मेंबर फील फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। जो मनी लेंडर मतलब कि साहूकार होते हैं या फिर जो पैसा जो है उधार में देते हैं, उनसे फ्री फ्रॉम द क्लचेस, क्लचेस मतलब उनके चंगुल से जो है उनको बचाना। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो मनी लेंडर्स हैं, साहूकार हैं, वो हमारा फायदा उठाते हैं तो उनके हाथ से हटा देना, छोड़वा देना, ताकि जो है पर्सन जो है उनसे जो है उधार में ना ले। टू एनकरेज हैबिट ऑफ सेविंग इन द मेंबर्स, और मेंबर क्या करेंगे, अपने पैसों को सेव करेंगे, उनके अंदर सेविंग की हैबिट आएगी जिससे वो पैसा इकट्ठा करने के बाद जो है किसी और को उधार में दे पाएंगे या खुद भी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करके जो है उससे कुछ काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो क्या था, फंक्शन, इसमें क्या काम किए जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है, लोगों की जमाएं जो हम कह सकते हैं जो डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, और प्रोवाइडिंग लोन टू द मेंबर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन इजी टर्म्स, सस्ते दरों पर सस्ते तरीकों से जो है जो इसके मेंबर्स हैं उनको लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें ये पॉइंट्स भी आते हैं कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ फंड फॉर दीज सोसाइटीज, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर एंड नॉन मेंबर्स। इसके जो फाइनेंस का जो सोर्स है वो 3 तरीके से आता है, क्या, शेयर कैपिटल से, और मेंबर्स की डिपॉजिट से, और अदर मेंबर जो नॉन मेंबर है, हम कह सकते हैं कि बाहर के लोग हैं, उनसे भी डिपॉजिट जो है ले ली जाती हैं। सेकेंड पॉइंट है दीज सोसाइटी समटाइम गिव लोन टू द नॉन मेंबर ऑल्सो, और ये उन लोगों को भी लोन देते हैं जो कि हमारे मेंबर नहीं हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में क्या होता है, स्मॉल फार्मर्स हु आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग फार्मिंग इकोनॉमिकली। इसके क्रिएटर कौन है, वो छोटे फार्मर जो कि सस्ते रेट पर, कम रेट में, इकोनॉमिक तरीके से जो है एग्रीकल्चर काम करने में या फार्मिंग करने में जो है इनकेपेबल हैं, वो पर्सन इसमें आते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीविंग इकोनॉमिक ऑफ स्केल एंड हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। तो वही कि जो छोटे छोटे पर्सन होंगे, छोटे छोटे फार्मर होंगे जिनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन होगी, वो जो है अगर प्रोडक्शन करते भी हैं तो उनको महंगा पड़ता है, तो उस प्रोडक्शन को ये महंगे रेट से बचाने के लिए पर्सन क्या करेगा कि लार्ज स्केल के जो बेनिफिट जो है वो पाने के लिए
ये सोसाइटी बनाई जाती है, जिसमें क्या काम किया जाता है, एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड प्रोवाइडिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, हाई क्वालिटी सीड्स एंड फर्टिलाइजर। तो क्या होगा, जब सारे छोटे छोटे किसान मिल जाएंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके वो क्या करेंगे, जो भी मेंबर्स हैं उन सब की जमीन के ऊपर इकट्ठा काम किया जाएगा, जिससे मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी लाए जा सकेंगे, हाई क्वालिटी के सीड्स भी लाए जा सकेंगे। और इससे क्या होगा कि सबको जब अपनी जमीन को वो इकट्ठा करके प्रोडक्शन करने में काम में लगाएंगे, तो जो भी खर्चा होगा वो सब में बटेगा, और जो भी इनकम होगी वो उनकी पर्टिकुलर मशीनरी के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं प्लॉट के अकॉर्डिंग, या जो जमीन है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड हो सकती है। तो इससे क्या फायदा होगा, जो चीजें वो थोड़ी मात्रा में खरीदेंगे तो उनको महंगी मिलेगी, क्योंकि छोटी सी भूमि के टुकड़े के लिए अगर कोई हम मशीनरी खरीदें तो वो हमारे लिए इतनी ज्यादा काम की हम कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगी। और अगर हम इकट्ठे मिलकर एक ही मशीन खरीदते हैं, अगर पर्सन छोटे छोटे अलग अलग मशीनें खरीदेंगे तो कितनी सारी मशीनें पर खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी पड़ जाएगी, इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और एक ही मशीन से बारी बारी से जो है काम ले रहे हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी में यही काम किया जाता है कि स्मॉल स्केल पर हम लार्ज हम कह सकते हैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी का फायदा जो है उठाया जा सके। तो इससे क्या है, क्वालिटी के अच्छी क्वालिटी के सीड्स, अच्छी क्वालिटी के मॉडर्न इक्विपमेंट जो है यूज करके जो है हम कम रेट में अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये उसके लिए होता है। नेक्स्ट जो है इसके अदर फीचर्स में, दीज society play a significant role in getting the member rid of drawback of small scale farming। ये सोसाइटी जो है वो क्या करती हैं, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही हैं, किसमें, जो भी मेंबर्स को स्मॉल स्केल फार्मिंग के मेंबर्स हैं, अगर वो छोड़ना चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे, तो उनको ड्रॉबैक करने से, छुड़वाने से जो है उसको वापस जो है उस काम पर लगाया जाता है, या फिर वो जो लॉसेस को देखते हुए छोड़ना चाहते हैं तो उस लॉस को खत्म कर दिया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट हमारा है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, इसमें कौन क्रिएटर होंगे, जनरल पर्सन हु वांट टू रेजिडेंशियल हाउस, ऐसे पर्सन जो कि घर चाहते हैं, जो रहने के लिए उनके पास मकान नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारे मकान हो, तो वो मिलकर जो है सभी मिल पर्सन मिलकर जो है एक सोसाइटी बनाएंगे। उनका मेन मोटिव क्या होगा, प्रोवाइडिंग रेजिडेंशियल हाउस और प्लॉट्स टू द मेंबर्स। जो भी इसके मेंबर हैं, मान लीजिए हम 10 पर्सन हैं, हमारे पास मकान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मिलकर आपस में एक सोसाइटी बना लेते हैं, और वो कहते हैं कि हमारा मेन मोटिव ये है कि हम सबके पास जो है अपना अपना घर हो। तो वो इसके लिए क्या करेंगे, वो परचेजिंग एंड डेवलपिंग लैंड, परचेज करेंगे लैंड, कंस्ट्रक्शन का काम, एंड अलॉटिंग हाउस टू द मेंबर्स, अलॉटिंग प्लॉट इन केस नो हाउस कैन बी गिवन। तो ये क्या करेंगे, परचेज करेंगे प्लॉट और उसको कंस्ट्रक्शन करवाएंगे और उनको उनके मेंबर्स को अलॉट कर देंगे, बांट देंगे। अलॉटिंग प्लॉट इन केस नो हाउसेज कैन बी गिवन, ये उनको प्लॉट दिए जाएंगे जिनके पास सच में कोई घर नहीं होगा या कोई प्लॉट जो है वो नहीं होता है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिनको मकान नहीं मिलेंगे तो प्लॉट भी खाली दिए जा सकते हैं। तो किसी भी टाइप से जो है ये सोसाइटी जो है काम कर सकती है। इसके साथ साथ दीज सोसाइटी आर जनरली एस्टेब्लिशिंग बिग सिटीज एंड गेट लैंड एंड कंसेशनल रेट। अब ये कहाँ पर होगा, ऐसे बड़े शहरों में होगा, बड़े जगहों पर होगा, जहाँ पर लोग जो है किराए पर रहते हैं। इतने गाड़ियां होने के बाद भी वो अपना घर खरीदने में समर्थ नहीं होते हैं। ये वो लोग जो हैं अपने घर को खरीदने के लिए काम करेंगे, पैसा लगाएंगे और परचेज करेंगे प्लॉट, इकट्ठे मिलकर पूरी पूरी सोसाइटी इकट्ठा प्लॉट ले लेगी और उसके ऊपर अपने घर बनाएगी। सेकंड पॉइंट है, सोसाइटी जनरली प्रोवाइड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटी इन देयर हाउसेज एंड इवन ग्रांट लोन एट लेजर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इनको पैसा जो है वो खुद का भी लगा सकते हैं और वो कहीं और से बैंक से या अदर जगह से जो है लोन भी ले सकते हैं। जब इकट्ठा लोन लिया जाएगा तो कम रेट में लोन मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, तो कम रेट पर लोन जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो आता है वो है मेरिट और ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। मेरिट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन,
जिसमें हमारे क्या है एडवांटेज है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की, वो देखेंगे। सबसे पहले तो इजी फॉर्मेशन, सबको पता है इसको रजिस्ट्रेशन कराओ और कम से कम 10 मेंबर जो है वो होने चाहिए, और उसका जो है फॉर्म फिल करने के बाद एक लीगल प्रोसीजर करने के बाद जो है आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये बहुत ही इजी मेथड है, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा जो है डिफिकल्टीज नहीं आती हैं पर्सन की, ना ही कोई ये एक्सपेंसिव लीगल प्रोसीजर इसका होता है। तो इसका फॉर्मेशन करना जो है वो इजी है। सेकंड हम कह सकते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटी, जो इसके मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जितना उनका शेयर या हम कह सकते हैं जितने की उन्होंने गारंटी दे रखी होती है बस उतने तक की उनकी लायबिलिटी रहती है। अगर इन फ्यूचर कोई केस लॉस हो जाते हैं तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो है वो नहीं ली जाती। थर्ड पॉइंट हमारा है स्टेबिलिटी का। बीइंग ए सेपरेट एंटिटी, ए कोऑपरेटिव सोसाइटी possess the advantage of stability, which means that death of bankruptcy or member have no effect on it. स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर कि कोई भी पर्सन जो है डेथ हो जाए या कोई भी पर्सन बैंकरप्ट हो जाए तो कितने भी पर्सन आते रहें जाते रहें तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये सोसाइटी जो है वो चलती रहती है, तो ये लंबे समय तक चलती है, इसमें स्टेबिलिटी होती है। फोर्थ हमारा पॉइंट है डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट में क्या है, इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन मेंबर वन वोट, इट्स कवरेज बीइंग लिमिटेड, ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर अटेंड इट्स मीटिंग एंड गिव देयर आइडिया, नो प्रॉक्सी इज अलाउड टू दिस मीटिंग। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि ये डेमोक्रेटिक मीटिंग है, इसमें जितने मेंबर होंगे उतने उनके वोट होंगे। मीन्स 10 मेंबर है तो 10 वोट, 1 मेंबर है तो 1 वोट, 50 मेंबर है तो 50 वोट, हर मेंबर का 1 वोट जो है होगा, चाहे उसका पार्टिसिपेशन कैपिटल का कितना भी हो। इट कवरेज बीइंग लिमिटेड, और इसमें जो है लिमिटेड ही उनका जो कवरेज होगा। और कह सकते हैं कि जो भी मेंबर होंगे उनको मीटिंग जो है अटेंड करनी पड़ती है, और उसमें जो आपको अपने आइडियाज देने होते हैं, आइडियाज देने के साथ साथ इसमें ये बात भी कही है कि प्रॉक्सी जो है वो अलाउड नहीं है। प्रॉक्सी का मतलब ये है कि आपको मेंबर को आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हो आप मेंबर कि आप आओ नहीं और आप किसी और को कह देना कि मेरी जगह पर आप अपना विचार दे देना या किसी और पर्सन के थ्रू आप करवा दें, ऐसा नहीं हो सकता है। प्रॉक्सी इज नॉट अलाउड इन दिस मीटिंग्स। फिफ्थ पॉइंट हमारा है लेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो इसको चलाने के खर्चे होते हैं वो बहुत ही थोड़े होते हैं, क्योंकि जो मेंबर होते हैं वो ही खुद की मैनेजरियल सर्विसेज जो है वो दे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है वो उन्हीं मेंबर के द्वारा ही दी जाती है जब मेंबर ये काम करते हैं, और ना ही उसको सेल करने के लिए उनको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है, और यहाँ पर कैश में ही जो है काम किया जाता है, तो पैसा डूबने का भी जो है भय नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसको चलाने के जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टैक्स एडवांटेज की बात है, यहाँ पर टैक्स एडवांटेज मीन्स पर्सन को यहाँ पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो सोसाइटी के लिए काम करती हैं, तो सोसाइटी के लिए जब गवर्नमेंट देखती है कि ये हमारी सोसाइटी को, समाज को ऊपर उठाने के लिए काम कर रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ जो है गवर्नमेंट भी सब्सिडीज या फिर कह सकते हैं कि हमारे लिए कुछ एग्जम्पशन दे देती हैं। इनकम टैक्स में कम इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन फीस में भी और जो स्टैंप ड्यूटी है इसमें भी जो है कम पे करना पड़ता है, क्योंकि हमको एडवांटेज इसका मिल जाता है। सेवेंथ पॉइंट है स्टेट पैट्रोनेज। स्टेट पैट्रोनेज का मतलब होता है कि पैट्रोनेज मतलब कि उसकी देखभाल करना, उसको संरक्षण करना, सुरक्षित रखने के लिए जो गवर्नमेंट भी जो है काम करती है। गवर्नमेंट हेल्प द कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय ऑफरिंग लोन on easy terms and giving them grants, because the aim of this society is to develop the poor section of the society, therefore government has a liberal attitude towards them। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हेल्प करती है और उनके सस्ते रेटों पर जो है उनको लोन दिलवाती है, साथ ही साथ उनको सब्सिडीज ग्रांट भी जो है प्रोवाइड करती है, जिससे जो है गवर्नमेंट की तरफ से हम कह सकते हैं कि पैट्रोनेज, उनको संरक्षण जो है वो मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8, सप्लाई ऑफ गुड्स एट चीपर रेट। यहाँ पर जो भी गुड्स जो है सप्लाई की जाती है, जो भी गुड्स सेल की जाती हैं, उनको परचेजर से, होलसेलर से हाई
बल्क क्वालिटी में हम कह सकते हैं कि ज्यादा मात्रा में जो है परचेज किया जाता है और उसको छोटी छोटी मात्राओं में मेंबर्स को या नॉन मेंबर्स को सप्लाई किया जाता है, तो उसमें वो ज्यादा प्रॉफिट जो है उसमें नहीं लेते हैं, कम रेट पर ही देते हैं, जिससे कि लोगों का फायदा हो। वेलफेयर के लिए ही बनाई जाती है, बार बार बता रही हूँ कि ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। चेक ऑन अदर बिजनेस, ये क्या कर रहे हैं इसमें, जो 9th पॉइंट हमारा है चेक ऑन अदर बिजनेस का, ये क्या करती है, दूसरे बिजनेस पर भी कंट्रोल करती है। अदर बिजनेसमैन डूइंग ए सिमिलर बिजनेस और दैट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कीप इन माइंड द प्राइस एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब कि कहने का प्राय ये है कि जब हमारा बिजनेस मान लीजिए कपड़े का है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमारा कपड़े का बिजनेस है, या फिर क्रेडिट का है, या फिर हमारा बिजनेस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में हाउसिंग का है, तो जब हम जो जिस रेट पर लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर हम जो कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो कंज्यूमर को जब हम सेल कर रहे होते हैं, तो जो अदर बिजनेस हैं वो भी हमारे प्राइस को ध्यान में रखकर अपने प्राइस जो है डिसाइड करेगी, जिससे क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ज्यादा रेट पर बेचेंगे तो लोग हमसे खरीद कर कोऑपरेटिव सोसाइटी से खरीदना शुरू कर देंगे, तो वो क्या करेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए जो है अपने प्राइस बनाएंगे और कम ही प्राइस वो भी करेंगे, क्योंकि लोगों की नजर जो है वो दोनों पर रहती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कहीं ना कहीं लोगों का वेलफेयर करने के साथ साथ दूसरे बिजनेसमैन को भी कंट्रोल में करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कंट्रीज वेल्थ इन द हैंड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। तो ये जो है तो यहाँ पर जो हम पॉइंट कर रहे थे कि डिसेंट्रलाइजेशन की, इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन होता है मींस कि जो पर्सन है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो बड़े बड़े लोगों के हाथ में होती है, छोटे छोटे लोगों के हाथ में होती है। जो भी पैसा इकट्ठा होगा वो स्मॉल पर्सन्स के हाथ में होता है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि इसका फायदा जो है वो गरीब लोग या वो पर्सन जो ज्यादा अमीर नहीं होते हैं उनके हाथ में होता है, जिससे जो है जो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन बनता है मींस पर गरीब लोगों का भी फायदा होता है। जो भी पैसा है, इकोनॉमी है, वो जो है गरीब लोगों के साथ हाथ में भी जाती है, ना कि अमीर लोगों के हाथ में। कंट्रीज के वेल्थ जो हम कहें उनके हाथ में कंसंट्रेशन नहीं होता है, उनसे उसको बचाती है। तो यहाँ पर हमारी मेरिट्स जो है वो खत्म होती हैं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। लिमिटेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं। तो बहुत ही इजी, आपको जब इतने सारे इसके फायदे पता चल गए तो थोड़ा बहुत जो है वो लिमिटेशन जो है इसमें रहेंगी। क्या एक वो है लैक ऑफ कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल में क्या है कि मेंबर जितने भी होंगे उनकी खुद के पैसा ही लगाया जाता है, तो ये इतना बड़ा बिजनेस जो है वो नहीं कर पाते हैं, इतने बड़े स्केल पर नहीं कर पाते हैं। इनकी कैपिटल जो है पर्सन के द्वारा जो इन्वेस्ट की गई होगी वो लिमिटेड ही होती है, तो वो लिमिटेड कैपिटल ही इसमें इन्वेस्ट की जाती है। और साथ ही साथ वो पर्सन जब बाहर से कह सकते हैं कि शेयर से लेते हैं तो भी इतना नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से जो है, क्योंकि वन पर्सन वन वोट होता है, चाहे कोई कम पैसा लगाए चाहे कोई ज्यादा पैसा लगाए, तो इस वजह से जो है इसके जो इन्वेस्टर होते हैं वो जो है डिस्करेज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा भी उनके बराबर ही वोट होगा जितने अदर पर्सन का होगा, तो इसलिए वो कम कैपिटल ही लगाना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ कैपिटल जो है वो कम रहती है। सेकंड पॉइंट हमारा है इनकम्प्लीट मैनेजमेंट। इनकम्प्लीट मैनेजमेंट क्या है, जो मैनेजमेंट की जाती है वो पर्सन जो है मैनेजरियल स्किल वाले नहीं होते हैं, उनके अंदर लैक ऑफ मैनेजरियल नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, मैनेज करने में उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है इसकी लिमिटेशन का। थर्ड हमारा पॉइंट आता है कैश ट्रेडिंग का।
Cash trading is both an advantage and disadvantage of cooperative society. Their member are mostly poor who needs goods on credit. तो यहाँ पर जो पर्सन मतलब कि इसके कुछ फायदे भी हैं, एडवांटेज भी हैं और नॉन एडवांटेज भी हैं, हम कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो पर्सन गरीब है लेकिन वो कैश में नहीं खरीद सकता है तो ये उन लोगों का फायदा नहीं कर पाती है। तो ये जो है उन लोगों को चीपर रेट पर वो लोग नहीं खरीद सकते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों को जो है फायदा नहीं मिलता है, तो उन लोगों को दूसरे बिजनेसमैन के पास ही जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये इसकी डिसएडवांटेज है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारा कह सकते हैं हम, फोर्थ पॉइंट में हम यहाँ देख रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है कि ये जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है इसको ध्यान में रखती है, क्योंकि सरकार भी जो है ये ध्यान में रखती है कि ये यहाँ पर सोसाइटी का कितना फायदा जो है किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, जिससे वो उसको ऊपर कंट्रोल करती है। जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है बदलती रहेगी वैसे वैसे जो है इसमें जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो भी हमको बार बार चेंज करने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सब्सिडीज देती है, ग्रांट देती है, जिसकी वजह से क्या है गवर्नमेंट जो है उस पर ध्यान रखती है, इंटरफेयर जो है उसमें करती है। तो गवर्नमेंट का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो हमारी यहाँ पर रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन में क्या है कि जो पर्सन है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज ए कलेक्टिव एंटरप्राइज ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन, नो मेंबर टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन इट्स एक्टिविटी, इन द एब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑल कीप क्वाइट एंड डोंट वांट टू वर्क। सब पर्सन जो है वो उनमें ये बात होती है कि हम जो है काम में पार्टिसिपेट ना करें, मीन्स जो भी होगा वो सबके लिए होगा, सब करेंगे, तो कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर सभी काम कर रहे होंगे तो सब कर देंगे, लेकिन सभी अगर काम नहीं करेंगे तो सब जो है पीछे हटेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे कि सबका इसमें प्रॉफिट मिलना है, हमें अकेले को तो नहीं मिलना, तो इसीलिए वो काम को नहीं करना चाहते हैं। तो मोटिवेशन की यहाँ पर कमी होती है, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सब में डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से वो अकेला काम करे तो प्रॉफिट सब में डिवाइड हो जाए तो उस पर्सन को क्या फायदा वो काम करे, इसीलिए वो काम करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पर जनता की भी, पब्लिक की भी विश्वास जो है उसमें कम होता है, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम देकर जो है लोगों का शोषण करने के लिए भी जो है ये बना सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्रॉड जो है ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है इस पर विश्वास नहीं करते हैं। वो इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं मानकर वो ये सोचते हैं कि अंदर की बात कुछ और है, मीन्स कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो हमारा पैसा लेकर या फिर यूज करके जो है हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं। तो लोग जो है इस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि इसमें थोड़े ही पर्सन होते हैं जो मेंबर होते हैं, तो इसलिए इस पर विश्वास की कमी होती है, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर नहीं मिलता है। लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी तो रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो बातें हैं वो मेंबर्स के अंदर होती हैं, साथ ही साथ उसके रिपोर्ट जो है उनकी एनुअल में भी जो है उनको पब्लिश करानी पड़ती हैं, तो यहाँ पर कोई सीक्रेसी जो है वो नहीं रहती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है म्यूचुअल डिस्प्यूट्स का। म्यूचुअल डिस्प्यूट्स क्या कहता है कि यहाँ पर पर्सन जब बहुत सारे होंगे, जब पर्सन बहुत सारे होंगे तो उनके बीच में लड़ाई झगड़ा या फिर उनका खुद का जो है सेल्फिश वो हो सकते हैं, क्योंकि पर्सन जो है आपस में जब काम करेंगे तो वो देखेंगे कि अगर कॉमन कॉन्फ्लिक्ट जो है पैदा हो सकते हैं, साथ ही साथ जो मेंबर है वो एक दूसरे के अपोज भी काम कर सकते हैं, क्योंकि उनका पर्पज होता है वो सोसाइटी को सर्व ना करके खुद का भी रह जाता है, इसीलिए वो है उनके अंदर म्यूचुअल डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को ध्यान में रखें तो हम ये कंक्लूजन पे पहुंचते हैं इसके बहुत सारे जो हैं एडवांटेजेस हैं, लेकिन अगर हम ईमानदारी से और होनेस्टली जब हम काम करते हैं और इंटरफेरेंस पॉलिटिकल की कम कर दी जाए और कैपिटल जो है पर्सन के द्वारा सफिशिएंट लगा दी जाए और मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग ले ली जाए, तो इसके ट्रेनिंग लेकर मैनेज किया जाए तो यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस को कम किया जा सकता है, और ये जो है बहुत ज्यादा ऊपर उठा सकती है, ये जो है सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में बहुत अच्छे से काम करती है। तो यहाँ पर एक इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इज ए बिग साइज कोऑपरेटिव एंटरप्राइज हुज कैपिटल एक्सीड्स 250 करोड़। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक इफको है
IFFCO, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, जो कि लोगों इनकी जो कैपिटल है वो 250 करोड़ को भी पार कर चुकी है। और इस ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ऐसा कहना गलत होगा कि यहाँ पर लिमिटेड कैपिटल ही होती है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।